मैं 3 सेगमेंट में बात करूंगा। हम लोग एक प्रतिपक्ष के नाते, क्योंकि सैकड़ों वर्षों में ऐसी महामारी आती है और नई पीढ़ी के लोगों को तो महामारी का इल्म नहीं है, उनको इस बात का पता भी नहीं महामारी क्या होती है। लेकिन इस पीढ़ी के जवान व्यक्ति ने देख लिया लॉकडाउन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। ये सारे नए शब्द जो नई पीढ़ी ने नई परिभाषित रूप से सुने और समझे हैं। एक चुनौती के रूप में हमने ये चुनौती को स्वीकार किया और एक सामाजिक संगठन की तर्ज पर हमने काम शुरू किया। जिस समय बीमारी का आगाज हुआ, हम सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री जी के पास गए, मैं और नेता प्रतिपक्ष, और जो सुझाव थे वो सुझाव उनको दिए इस बात के भरोसे के साथ कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे राजस्थान की जनता के हित में। दूसरा, उसके कालांतर में फिर मैं और उपनेता प्रतिपक्ष हम लोग गए चीफ सेक्रेटरी और डीजी के साथ में, काफी बातों की चर्चा की और हमने सार्थक सुझाव राजस्थान की सरकार को दिए। हमारे अपने पार्ट पे जो करने वाली चीजें थी, आज के अपडेट तक भारतीय जनता पार्टी के 1,49,000 कार्यकर्ता ये अभी रिलीफ के काम में पूरे राजस्थान में लगे हैं। इसमें 60,73,000 ये फूड के पैकेट हम लोगों ने राजस्थान में बांटे हैं। इसी तरीके से 22,33,000 ऐसे सूखी सामग्री के पैकेट हम लोगों ने राजस्थान में रिलीफ के तौर पर हमारी मंडल, जिला और मोर्चे, उन सब के साथ लेके हम लोगों ने भामाशाहों के पार्टी के अपने सोर्सेज के तौर पे। इसी तरीके से हमें एक टास्क था कि प्रधानमंत्री केयर फंड में राजस्थान के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक अच्छा सहयोग प्रधानमंत्री जी को इस बीमारी से लड़ने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, शोध के लिए मिले। तो आज तक 15,04,07,862, लगभग 15 करोड़ रुपए मैं कह सकता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, भामाशाहों ने और प्रधानमंत्री जी के फंड में दिए हैं। इसमें जिन लोगों ने योगदान किया उनकी संख्या 1,33,000 ये है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि फेस मास्क और फेस कवर, इसको हम लोग एक कैंपेन बनाए। इसमें हमारे लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मिशन बना के काम शुरू किया और आज तक 8,35,500 इतने फेस कवर ये बांटने की शुरुआत हमने करी है। एक आप सब लोग अपडेट हैं कि आरोग्य सेतु ऐप के लिए, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उसके अलर्ट के लिए आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष आह्वान था। उन्होंने जो शब्दपदी बताई उसमें से एक आरोग्य सेतु भी था। तो उसमें 2,07,000 ऐसे आरोग्य सेतु ऐप ये हम लोगों ने शुरू किया। हमारे कुल मिलाकर लगभग सारे 1,078 मंडल हैं, 44 जिले हैं, सब में जरूरत के हिसाब से और वहां पर रिलीफ के काम हमारे चल रहे हैं। भारत की सरकार ने भी समय समय पर जो केंद्रीय मद से सहायता दी जानी चाहिए थी वो मैं पहले जारी कर चुका। नरेगा में 2,870 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 7,100 करोड़ रुपए राजस्थान को सर्वोच्च राशि अभी तक नरेगा में दी है। उज्ज्वला में इस तरीके से 62 लाख लाभार्थियों को 470 करोड़ की राशि के 3 सिलेंडर ये 750 प्रति हिसाब से मिलेंगे। जनधन के खातों की मैं अपडेट दे चुका। लगभग 1,52,00,000 खातों में 500 रुपए ये प्रति माह की किस्त, जिसमें 67 लाख में जमा हो गए। इसी तरीके से पीएम किसान में 744 करोड़ रुपए ये 37 लाख किसानों के खाते में जमा हुए हैं। इसी तरीके से एक एसडीआरएफ का पैसा है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स मिटिगेशन फंड, इसके 740 करोड़ की ये राशि आवंटित भारत सरकार ने कर दी है। इसी तरीके से विधवा, विकलांग, दिव्यांग इनकी पेंशन के लिए 1,400 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त राजस्थान की जारी हो गई है। एक
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड होता है जो लगभग 2700 करोड़ रुपए है राजस्थान का, उसकी अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। उसमें 30% स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जा सकता है, जो 846 करोड़, ये पैसा अभी राजस्थान की सरकार के पास है, जो केंद्र की सरकार ने निर्देशित कर दिया खर्च करने के लिए, पर अभी किया नहीं है सरकार ने। इसी तरीके से मैं पहले कह चुका हूं कि 1888 करोड़ हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए, HSS के लिए, तो इसमें 1780 करोड़ रुपए रिलीज हो गए, जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भी काफी जो BPL के जो लोग थे उनको 3 महीने के राशन, इस सब की व्यवस्था केंद्र की सरकार ने की है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 800 करोड़ की ये राशि ये रिलीज कर दी है। और अभी जो फसल की खरीद है उसके लिए 25 क्विंटल से बढ़ा के 40 क्विंटल करके एक जो बड़ा काम किया है। भुगतान के लिए आमतौर पर खरीदने के बाद में भी उसका भुगतान में समय लगता था। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि जिस दिन राजस्थान की सरकार अपलोड कर देगी, तुरंत किसान के खाते में दूसरे दिन सुबह राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे काम किए। लेकिन मैं आपको पृष्ठभूमि में कह चुका था कि हमने सहयोग के लिए प्रस्तुत किया राजस्थान की सरकार के सामने। हम अधिकारियों से मिले, अपनी बात रखी, सुझाव दिए, और सरकार को हमारे नीचे से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ता ने, आज मैं संतुष्ट हूं और मैं पूरे संतोष व्यक्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस समय महामारी में राजस्थान की जनता को एक सामाजिक संगठन के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करते हुए काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज मैं सीधा सीधा राजस्थान की सरकार के मुखिया पर, राजस्थान की सरकार पर मेरा सीधा आरोप है कि इतना सब होने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ये तुष्टीकरण और राजनीतिक भेदभाव कर रही है। और इसका मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा की क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन भीलवाड़ा की क्रेडिट भीलवाड़ा की जनता को, चिकित्सकों को, पुलिसकर्मियों को और जितने जो लोग लगे हुए थे उनको है। ये मुख्यमंत्री की क्रेडिट नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्रेडिट लें तो कम से कम सबसे पहले रामगंज का खुलासा करें। एकदम से जिस तरीके से राजस्थान में आंकड़ा बढ़ा, उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, लीपापोती कर रहे हैं। और मेरे पास में जो फीडबैक आता है पूरे राजस्थान भर में, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू करी थी। उस हेल्पलाइन में लगभग 20,000 के करीब हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आई, जिसमें लगभग 18,000 कंप्लेंट्स का निस्तारण किसी न किसी रूप में हम लोगों ने किया। उसमें से जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास में जो ऐतराज आता है, आपत्ति आती है, जो सजेशन आते हैं, लेकिन इस समय, आज की तारीख में इस समय तक 1104 ये मामले अभी हो गए हैं पूरे राजस्थान भर में। और जिसमें जो सबसे चिंताजनक जो बात है, राजस्थान की राजधानी ये अछूती नहीं है। और सबसे ज्यादा आज खतरे के निशान पर कोई है तो राजस्थान की राजधानी है। और राजधानी में भी केवल एक ऐसा क्षेत्र जिसमें 422 ऐसे पहले केस के बाद में आज इतने केसेस एक साथ, तो लोगों का कहना यह है कि अभी तक सरकार ने डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन ये सामुदायिक संक्रमण की एक सीधी सीधी चेतावनी साफ तौर पर दिखती है। इसलिए वहां पर सरकार की लापरवाही, सरकार की ढिलाई, और उसके बाद लगातार ये 33 में से 25 राज्यों में फैल चुका जो तबलीगी का मूवमेंट हुआ। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि वायरस का, महामारी का न कोई जाति होती, न कोई धर्म होता, न कोई पंथ होता, लेकिन सामान्य तौर पर दूसरे प्रदेशों ने भी उस एडवाइजरी का पालन करवाया। लेकिन यहाँ की सरकार इसको क्यों नहीं कर पा रही, उसका कारण क्या है? तो तुष्टीकरण तो समझ में आता है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने प्रूव कर दिया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने तबलीगी का कॉलम को हटा दिया। तो क्या तबलीगी का कॉलम हटाने से वो वोट बैंक की राजनीति से बच जाएंगे? क्या उस तुष्टीकरण के आरोप से बच जाएंगे? लेकिन एक दूसरा और मेरे पास इसका एविडेंस है कि ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में, जोधपुर में, इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। और 12/4 को मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में वहां के जिलाधीश ने
जोधपुर के हालात से त्रस्त होके और ये पत्र लिखा बीएसएफ और सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी को कि यहाँ पर हमें बीएसएफ को या सीआरपीएफ को तैनात किया जाए, अदरवाइज यहाँ के हालात बेकाबू हो जाएंगे। 12 तारीख का पत्र है ये, अभी तक सरकार इस पर कुंडली मार के बैठी है। क्या कारण है? जिस तरीके की चर्चाएं आती हैं, चिकित्सा कर्मियों पर हमले होते हैं, पुलिस कर्मियों पर थूका जाता है, क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरीके की शिकायतें बराबर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये तय कर लिया कि राजस्थान की जनता की जान की कीमत पर भी वो तुष्टीकरण करेंगे। इस पर सरकार को मुझे लगता है कि सीधे सीधे जवाब देना चाहिए और नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा, इस महामारी में सभी को तकलीफ है और उस तकलीफ में सब तरीके के लोग शामिल हैं। एपीएल भी हैं, बीपीएल भी हैं, स्वर्ण भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं। लेकिन राशन के वितरण में जिस तरीके का भेदभाव हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों पर कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से भेदभाव खड़ा किया, और यहां तो एडवाइजरी जारी कर दी, कोई सेल्फी नहीं खींचेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, लेकिन ये आपने कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों के थैले पे चिपके हुए फोटो देखे होंगे। एमपी एमएलए लैंड के पैसे पे जो थैले बंटवाए गए, वो चाहे सिरोही के विधायक हो, चाहे नवलगढ़ के हो, चाहे बीकानेर के हो, सब जगह से ये दृश्य साफ तौर पर दिखा। जयपुर के सिविल लाइंस में सब लोगों ने इसका जमकर इस्तेमाल किया, एक तरीके की ब्रांडिंग करी। जैसी ब्रांडिंग मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा के नाम पर देश में कर रहे हैं, लेकिन रामगंज के नाम पर मौन है, उसी तरीके से ये जनप्रतिनिधि सारे। दूसरी तरफ हमारे जनप्रतिनिधियों ने भामाशाहों के सहयोग से सामाजिक रूप से कम्युनिटी किचन चलाई, भोजनालय चलाए, जनता रसोई चलाई, जनता राशन चलाया, लेकिन उस पर भी उनको आपत्ति है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे पुष्कर के विधायक पर मुकदमा तक दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होती हैं, यदि सोनिया गांधी जी के खिलाफ कोई पोस्ट है तो राजस्थान में आप छांटेंगे तो अनेकों मुकदमे आपको मिल जाएंगे कि ऐसे सैकड़ों मुकदमे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। लेकिन मोदी जी के खिलाफ जो लोग कहा गया सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर, उस पर जो उन पर जो टिप्पणियां की गई उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो मुस्तफा अभी परसों जो वीडियो वायरल हुआ पुलिस का, किस तरीके से भगवान राम पर, सीता पर और एक धर्म पर जिस तरीके की आपत्ति उसने करी, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की दुस्साहस करने की कोशिश आज मान लीजिए कोई होमगार्ड का जवान करता है, तो ये वास्तव में राजस्थान की सरकार के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, चिंता का प्रश्न है। मैं ये मानता हूं कि जितने हमारे जो इसमें दूसरी जो बड़ी चिंता है कि जो शिकायतें आ रही है इस समय, उन शिकायतों में इस कोरोना की लड़ाई में जो लोग लड़ रहे हैं उनको भी संक्रमण से बचाने की एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो चिकित्सा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, उनके पास पर्याप्त संसाधन ये अभी तक सरकार ने उपलब्ध करवाए नहीं है। निश्चित रूप से केवल कॉलम हटाने से नहीं, तबलीगी जमात के मूवमेंट से कम इस तरीके से, और 1 दर्जन से भी ज्यादा जिले जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी संख्या है, उस संख्यात्मक तौर पर भी ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि संक्रमण में इस संस्था का और इस मूवमेंट का बड़ा हाथ है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं कि लॉकडाउन होते हुए इन लोगों का मूवमेंट कैसे हुआ और अभी भी जारी है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसका खुलासा करे, जवाब दे। दूसरा, जो जांच है अब तक वो नगण्य है। आशास्पद सी बात है कि 7.5 करोड़ की आबादी में स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो गई। आपकी हो गई होगी तो आप बताइएगा जरूर निरपेक्ष तरीके से। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप लोगों के बीच में, एक मैंने उदाहरण दिया कि पीएम केयर फंड में बीजेपी के लोगों ने तो काम किया, लेकिन राजस्थान की सरकार के इशारे पर सीएमओ से टेलीफोन गए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास डिस्करेज किया गया कि पीएम केयर फंड में पैसा नहीं देना, सीएम रिलीफ फंड में पैसा देना है। कोई दिक्कत नहीं, सीएम रिलीफ फंड में दिया जाए, लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि सरकार के नुमाइंदे पीएम केयर फंड के लिए लोगों को डराएं, धमकाएं, उनको डिस्करेज करें। ऐसे भी कई उदाहरण हमारे सामने आए।
जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की अपील पर थाली बजाई, ताली बजाई, दिए जलाए, उन गांव में, उन बस्तियों में उन लोगों पर हमले हुए एक वर्ग विशेष के द्वारा। और जैसलमेर के भणियाना की जो घटना है वो आपके सामने, रेवंत सिंह की हत्या हो गई। किस लिए हुई? कि उसने 22 मार्च को ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, और इसलिए उसको सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। लिपापोती की कोशिश हुई, लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी के और सामाजिक संगठनों के सजग कार्यकर्ताओं के कारण उनको 302 का मुकदमा दर्ज करना पड़ा और अपराधियों को पकड़ना पड़ा। मैं ये मानता हूं कि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं समय में उल्लेख जो चुनौतियां सीधे सीधे आने वाली हैं, मैं उस पर आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस समय जो मेरे पास लोगों की जो डिमांड आई है, सरकार को चाहिए कि दूसरी सरकारों से भी सीख ले। मध्य प्रदेश की सरकार ने राशन वितरण को निरपेक्ष तरीके से बांटा है। उत्तर प्रदेश में अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने प्रवासियों की फिक्र करी है। हमारे राजस्थान वासियों का एक बड़ा प्रवासी तबका जो बाहर है और यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में प्रवासी हैं, उनको जिस तरीके की मदद चाहिए ये सरकार नहीं कर पा रही है। इन्होंने अभी परसों कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति करी है, लेकिन मुझे लगता है कि उन ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस और उस टेलीफोन नंबर को यदि ठीक से जांचेंगे तो कईयों के तो डीएनडी आ रहे हैं, डू नॉट डिस्टर्ब वाले, उस पे मोड पे है। तो मुझे लगता है कि इसकी ठीक से व्याख्या करने की आवश्यकता है। और मैं साथ ही मेरे पास में जो लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए, वैसे समस्याएं तो बहुत है, लेकिन इस समय जो तात्कालिक समस्या है उसमें किसानों की फसल खरीद और उनका भुगतान, ये जैसे मैंने कहा कि केवल 800 केंद्र बनाए हैं, किसान की कटाई फसल की हो चुकी है, तुरंत अभी मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी सरकार खरीद की व्यवस्था करेगी, 800 केंद्र पर्याप्त नहीं है। पंचायत सेंटर तक, या ये कहा गया था कि किसान के नजदीकी जगह से उसको खरीदा जाएगा, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। दूसरे प्रदेशों में एक अच्छा मॉडल वहां के स्कूल्स में भंडार करके हरियाणा जैसी सरकारों में किया है, तो सरकार कोई मॉडल अपना सकती है। एक मुझे जानकारी मिली हमारे कॉल सेंटर के जरिए कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हो गया, गिरदावरी हुई, उसका पैसा भी किसानों को नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिला। एक जो जनरल डिमांड है लोगों की, उसमें बिजली, पानी और स्कूल की फीस, इसके बारे में अधिकांश कॉल सेंटर में भी और सामान्य तौर पर हम सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के पास भी इस तरीके की चीजें आती होंगी कि ये तीनों स्थगित करने की बजाय इसको पूरे तरीके से माफ किया जाए, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता का काफी भला होगा। अभी गृह मंत्रालय ने कुछ रिलैक्सेशन दिया 20 तारीख से, और एक एडवाइजरी जारी करी है जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा संबल मिलेगा। और मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता के साथ खड़ी है, और केंद्र की सरकार की तरफ से भी जो यथासंभव मदद होगी वो निश्चित रूप से हम करेंगे। लेकिन जो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई थी, उस टास्क फोर्स ने संडे को रिपोर्ट दे दी एसीएस राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जमातियों के कारण बिगड़े हालात, इसलिए लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। पर आज स्थिति ये है कि जिस तरीके से जोधपुर के डीएम ने बीएसएफ और सीआरपीएफ की डिमांड की है, मुझे लगता है कि रामगंज में 4 दरवाजा, भट्टा बस्ती, इस तरीके के 3-4 जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीधे सीधे लगता है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा है, वहां पर यदि सरकार के भरोसे और यदि ये काम नहीं हो रहा हो, सरकार हाथ खड़े करती है, तो निश्चित रूप से सरकार को बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, केंद्र की मदद लेनी चाहिए ताकि इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। और इसको तुष्टीकरण की बजाय मुझे लगता है कि राजस्थान के व्यापक हित में, खास तौर पर जयपुर हमारा हॉटस्पॉट बना है, तो उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से सरकार को कोशिश करनी चाहिए। मैं मोटे तौर पर, मेरे पास जो आज जो मुख्य मुद्दे थे जिनके बारे में मुझे आपसे संवाद करना था, मैंने अपनी बात आप लोगों के बीच में रखी है। आपका कोई प्रश्न होगा तो जितनी हमारी सीमा है, एक कोशिश की है कि
हम लोग एडवाइजरी का भी पालन करते हैं, आप लोग भी पूरा एक योद्धा की तरह काम करते हैं, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपको भी जोखिम वाली जगह जाना होता है, तो आप लोग ध्यान रखें। एक कोशिश की है कि आज एक जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी मंडल, जिला, बूथ, मोर्चों से ऑडियो ब्रिज के जरिए, इसी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और मैं अभी 5:30 बजे वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़ूंगा और राजस्थान की तत्काल सारी तमाम रिपोर्टिंग उनके सामने रखूंगा। तो हमने कोशिश करी, एक नवाचार किया कि आप लोगों से जुड़ने का और मिलने का इस तरीके से एक मौका और मकसद मिला। मेरी बात को मैं विराम देता हूं और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि क्रमशः आपकी तरफ से कोई सवाल होंगे तो उनका मैं स्वागत करूंगा।